नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और स्टडी चैनल पर। तो आज हम लोग 16 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो है वो डीआरडीओ को लेकर के है कि डीआरडीओ का भारतीय लाइट टैंक जोरावर, ये एक लाइट टैंक है, इसका सफल क्षेत्र परीक्षण किया गया है। जोरावर को उच्च ऊंचाई पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। यह कठिन इलाकों में तेजी से मूवमेंट के लिए आदर्श है। पहली चीज़ क्या है कि लाइट टैंक है तो इजीली जो है ऊंची ऊंचाई पर जो है जाने के लिए ये सक्षम है। सटीक फायरिंग सिस्टम है, इसमें जो परीक्षणों के दौरान लक्ष्य की सटीकता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ परीक्षणों के दौरान टैंक की फायरिंग सटीकता और समग्र प्रदर्शन को कड़े मानकों पर परखा गया है और साथ में जो है यह सभी आवश्यक मानकों को पूरा करता है। यह टैंक कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें भारतीय उद्योगों विशेषकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का महत्वपूर्ण योगदान है। तो एमएसएमई का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसको मजबूत बनाता है। जोरावर टैंक सफलता इसकी जो है वो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के लिए दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है, और दूसरा ये जोरावर जो नाम जो पड़ा है ये एक आर्मी में सैनिक थे और कमीशन्ड ऑफिसर थे, उनके नाम पर ये जोरावर पड़ा है। ठीक है, नाम इसका। नेक्स्ट आते हैं, खाद्यान्न खरीद और वितरण में दक्षता में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये मेनली जो है खाद्यान्न खरीद और वितरण को लेकर के बहुत समस्याएं जो है किसानों की रहती हैं, तो उसको लेकर के जो है उसकी दक्षता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है। और ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के बीच में ये खाद्यान्न की खरीद और वितरण में दक्षता और जवाबदेही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं इफिशियंसी, और दूसरी बात जो है वो अकाउंटेबिलिटी। तो जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट है एमएसपी को लेकर के ये है कि किसानों को एमएसपी के दर पे जो है उसको रेट नहीं मिल पाते हैं एमएसपी पर, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। और समझौता ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निधियों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन मानक और जवाबदेही के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि एफसीआई के पास जो है खाद्यान्न स्टोरेज करने के लिए जो है उतना जो उनके पास साधन है वो नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि खाद्यान्न जो है, बहुत सा खाद्यान्न हम लोग जानते हैं कि देश में बर्बाद जाता है। तो इसको जो है और बेहतर बनाने के लिए, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि कृषि में जो किसानों के द्वारा जो फसल बेची जाती है उसके जो दाम लगाए जाते हैं वो जो बिचौलिए होते हैं उनके द्वारा कम दाम लगाए जाते हैं और बाद में जो है उनको अधिक रेट में बेचा जाता है। तो इसको लेकर के भी ये एक पहल है और ये इम्पोर्टेंट कदम है। खाद्य सब्सिडी निधियों को कुशल प्रबंधन के लिए है कि सब्सिडी जो है वो फूड सब्सिडी प्रॉपर मिल पाए किसानों को। एफसीआई संचालन में सुधार और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसके डिपो का प्रदर्शन किया गया है। तो डिपो में ये जो है कि एफसीआई के डिपो में खाद्यान्न रखा जाता है, तो उसको जो है और बेहतर तरीके से रखरखाव को किस तरह बनाया जाए उस पर ध्यान दिया गया है। इस पहल से खाद्यान्न वितरण को पारदर्शी तरीके से प्रबंधित किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण जैसा कि बताया गया है कि फूड का जो है प्रॉपर जो है जो भी खाद्यान्न है उनका वितरण जो है वो बेहतर हो सके। उसके साथ साथ जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे मेन जो है लक्ष्य बनाया गया है, और साथ साथ जो है
इसको किस तरह से ये जो खाद्यान्न के वितरण को जो है इसको कैसे जो है बेहतर मैनेजमेंट उसका किया जाए। उच्चतम स्तर की दक्षता यानी क्वालिटी के साथ जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की समग्र सफलता में योगदान दिया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिए कि खाद्यान्न खरीद के लिए और वितरण के लिए दक्षता को बढ़ाने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और साथ में जो है एफसीआई के बीच में एक एमओयू को एक समझौता साइन किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ईईए और नॉर्वे अनुदान ने नया वित्त पोषण समझौता किया है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein और यूरोपीय संघ ने यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र यूरोपियन इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं या एरिया कह सकते हैं ईईए और नॉर्वे अनुदान के लिए एक नए वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2021 से 2028 तक की अवधि पर के लिए ये किए गए हैं और नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein ईयू के 15 सबसे कम समृद्ध राज्यों को कुल 3.268 बिलियन यूरो या कह सकते हैं 3.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हैं उसका योगदान देंगे। नॉर्वे इस वित्त पोषण का लगभग जो है 97% प्रोड्यूस करेगा या प्रदान करेगा। इस समझौते पर नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के ईयू में राजदूतों और ईयू के उप महासचिव जॉन वाटसन द्वारा ब्रुसेल्स में जो है ये हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। जून 2022 में बातचीत शुरू हुई थी और नवंबर 2023 में समझौते को अंतिम रूप दिया गया। जून 2024 में यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा इसे मंजूरी दी गई। अनुमोदन प्रक्रिया क्या है। समझौते को शरद ऋतु में अनुमोदन के लिए स्टार्टिंग या नॉर्वेजियन संसद जो है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के बाद प्रत्येक लाभार्थी देश के साथ जो है व्यक्तिगत समझौते स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है। मेनली जो उद्देश्य है वो है यूरोप में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है और साथ साथ जो है नॉर्वे और लाभार्थी राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ाने के लिए भी बेहतर प्रयास करना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एडीबी ने खैबर पख्तूनख्वा सड़क पुनर्विकास के लिए ऋण स्वीकृत किया है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा ये जो है ग्रामीण सड़क विकास परियोजना को निधि देगा। ये ऋण जो है उद्देश्य क्या है इसका कि परियोजना का उद्देश्य लगभग 900 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को उन्नत करना है। तो जो क्षेत्र है खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ पर जो है ग्रामीण सड़कों को उन्नत करना है और साथ साथ जो है बाढ़ की चपेट में है जो और वर्तमान में खराब स्थिति में आ गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और सभी मौसमों में कनेक्टिविटी का सुधार करना है। तीसरा जो है मूल इम्पोर्टेंट उद्देश्य जो है ये है कि दूर दराज के समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और बाजारों तक पहुंच बनाना है। तो उस पहुंच को जो है एक तरह से जैसे जो कनेक्टिविटी रोड्स की हट गई है तो रोड के माध्यम से जो है जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो इससे क्या होगा बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य जो है मुहैया कराने के लिए जो गवर्नमेंट जो है वो कदम उठा सकती है, उठा पाएगी। जलवायु लचीला डिज़ाइन मतलब जलवायु के प्रभावों को वो आसानी से झेल जाए या फिर ऐसा डिज़ाइन किया जाएगा जो जलवायु के जो भी लक्ष्य किस प्रकार से वो असर डालती है जलवायु उसको जो है सीमित किया जा सके। और उसके साथ साथ जो है सड़क सुरक्षा उपाय भी है और टिकाऊ रखरखाव की प्रथाओं को शामिल करना है। तर्क क्या है। बढ़ी हुई वार्षिक वर्षा और तापमान पैटर्न में आपदाओं के प्रभाव को और ख़राब कर दिया है। तो क्या है कि आपदाओं ने जो है ये ख़राब किया है जो सड़कों का जो नेटवर्क है तो उसको जो है बेहतर बनाना है। और पिछली बाढ़ की घटनाओं ने सड़क नेटवर्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है
जिससे कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और परिवहन लागत बढ़ गई है। तो प्रॉपरली इसमें बात यही है कि कुछ क्षेत्र जो कनेक्टेड थे सड़कों से, तो वो क्या हुआ कि किसी प्रकार से भूकंप या बाढ़ या कुछ ऐसी डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आए कि जिसके कारण जो है सड़कों से जो है या फिर कस्बों का एक दूसरे से जो जुड़ाव था वो ख़त्म हो गया है। तो उसको और बेहतर बनाना है और इस प्रकार सड़कों का निर्माण करना है कि भविष्य में भी इसमें जो है इस तरह की गर्मियाँ ना आए। उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मौलिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए जोर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। टाइम मैगजीन जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की है इसने 2024 की, और ये भारतीय कंपनियां उसमें शामिल हैं। तो टोटल जो है 22 भारतीय कंपनियां इस सूची में शामिल हैं और 1000 कंपनियां टोटल शामिल हैं जिसमें 22 भारतीय है, ठीक है ना। तो इसमें पहली चीज़ जो है कि एप्पल कंपनी को जो है फर्स्ट पोजीशन प्रोवाइड करी गई है। तो एप्पल जो है वैश्विक स्तर पर इस सूची में शीर्ष पर है। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट है और आयरलैंड स्थित प्रौद्योगिकी दिग्गज एक्सचेंजर है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद BMW ग्रुप है और BMW ग्रुप के बाद अमेजन है। तो ये जो है ये दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, BMW और अमेजन, इन तीनों को सेकंड पोजीशन मिली है। फर्स्ट पोजीशन एप्पल कंपनी को मिली है। इंडियन कंपनीज में जो है वो हमको ज़्यादा याद रखना है कि टाइम पत्रिका के अनुसार कौन सी इंडियन कंपनी जो है वो सर्वोच्च जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। तो पहला जो है इसमें शीर्ष भारतीय रैंकिंग में HCL टेक्नोलॉजी जो है 91.75 के स्कोर के साथ 112वें स्थान पर है। इन्फोसिस नंबर 2 पर है 91.55 के स्कोर के साथ 119वें स्थान पर है। और तीसरी जो है विप्रो है वो 91.29 के स्कोर के साथ साथ 134वें स्थान पर है। और अडानी ग्रुप की जो कंपनी है वो 736 स्थान पर है और रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये 646वें स्थान पर है टाइम पत्रिका के आधार पर। इसमें हमको इतना जो है डीप में नहीं जाना है ज़्यादा, बस हमको ये याद रखना है कि टाइम पत्रिका के अनुसार जो फर्स्ट पोजीशन किस कंपनी की है, पहली पोजीशन जो है एप्पल की है, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। इंडियन कंपनी की बात आएगी तो इंडियन कंपनी में HCL टेक्नोलॉजी है, HCL के बाद इन्फोसिस है और इन्फोसिस के बाद जो है ये विप्रो है। और HCL टेक जो है इसका 112वां स्थान है और 119वां स्थान जो है वो इन्फोसिस का है, ठीक है। और विप्रो का स्थान 134 है। मूल्यांकन मानदंड क्या रहा है, किस तरीके से मूल्यांकन किया गया है इनका, तो कर्मचारी संतुष्टि सबसे पहले, एम्प्लॉय जो है वो कितना संतुष्ट है। तो कर्मचारी संतुष्टि को लेकर 50 से अधिक देशों में 1,70,000 प्रतिभागियों के साथ किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर जो है स्थितियों पर वेतन और कंपनी की छवि जैसे कारकों का मूल्यांकन किया गया है कि कितना एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन जो है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊपर रखा गया है इसमें। और उसके अलावा जो है और अन्य पैरामीटर्स हैं जिनका कि मूल्यांकन किया गया है, उनके आधार पर जो है इन कंपनीज़ को रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मिसाइल जोखिमों पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित किया। तो क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि जैसा कि देखा गया है, ईरान जो है उसके प्रति जो है रवैया US का खराब, उतना जो है उनके बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है और अरब कंट्रीज़ में भी ये एक जो है इसको फैलाव मिल रहा है। तो इसमें जो है ये प्रक्षेपण ये गाज़ा में चल रहे इजराइल और हमास संघर्ष के बीच हुआ है और एक तरह से IAEA जो है उस पर उसके द्वारा भी जो है ईरान पर जो है कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो तेहरान ने हाल ही में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन के हमले किए जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है। और इजराइल को लेकर के हम लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है सहयोग प्रदान करता रहा है इजराइल को, ठीक है। और इजराइल फ़िलिस्तीन का जो ये पुराना जो
झगड़ा है जिसको कह सकते हैं, वो अभी भी बना हुआ है। और हमास जो संस्था है वहाँ की फ़िलिस्तीन की, उससे उसको लेकर के जो है इज़राइल एक महत्वपूर्ण देश है कि जो कि उसकी बाउंड्री से लगता है फ़िलिस्तीन की। और हमास जहाँ पर एक्टिव है फ़िलिस्तीन में, और हमास और इज़राइल के बीच में ये टेंशन जो है ये ऑलरेडी बनी ही रही है। तो परमाणु संवर्धन संबंधी चिंताएं हैं इसमें। यूरेनियम को हथियार स्तर पर संवर्धित करके कर रहा है ईरान। तो यूरेनियम, जैसा कि हम लोग को जब पता है कि यूरेनियम जो है परमाणु ऊर्जा के साथ साथ परमाणु हथियारों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये, और जिससे अप्रसार विशेषज्ञों में चिंताएं बढ़ी हैं। विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते के टूटने के बाद संवर्धन के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी उसको फिर से जो है एक दूसरे को देशों के साथ ये शांति प्रस्ताव ला करके या आपस में बात करके जो है ये इसको जो है शांत किया जा सकता है, ताकि जो है आने वाले समय में ये परमाणु हथियारों का प्रयोग जो है उसको एकदम ख़त्म कर दिया जाए, और साथ साथ जो है उसका परीक्षण को भी एकदम लगाम लगा दी जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और चिंताएं क्या हैं कि अमेरिका का दावा है कि ईरान के उपग्रह प्रक्षेपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की अवहेलना करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसकी जो जो कह सकते हैं कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी जो वो है एक तरह से अनदेखी कर रहा है ईरान, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा गया है। जिसमें तेहरान से परमाणु हथियार ले जाने सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों में शामिल न होने का आग्रह किया है। तो इसमें कहा है कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल ना रहे और ना ही ऐसा कोई परमाणु हथियार शामिल होना चाहिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध अक्टूबर में समाप्त हो गए, जिससे और चिंताएं बढ़ी हैं। यानी अक्टूबर तक जो है ये एक कह सकते हैं कि एग्रीमेंट था कि इन दोनों यूएन और ईरान के बीच में कि जो परमाणु बम हैं उनको जो है किसी प्रकार से यूज़ नहीं किया जाएगा, या ना ही उसकी जो है कह सकते हैं कि टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन अभी जो है ये अक्टूबर में, पिछली अक्टूबर में जो है ये ख़त्म हो गए हैं, और ये जो एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो गया है। तो एक तरह से ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जल पर विशेष दूत नियुक्त किया। देखिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और पानी का प्रयोग जो है उसको लेकर के चिंता जताई जा रही है पूरे यूएन के द्वारा, यूएसए के द्वारा, और पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ने इंडोनेशिया की रेटनो एलपी मार्सुडी को जल पर अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। तो ये याद रखिएगा, इंडोनेशिया की हैं रेटनो एलपी मार्सुडी, ठीक है। इनको जल पर जो है विशेष दूत नियुक्त किया है। तो नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक जल एजेंडे को आगे बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। तो वो जल एजेंडा यही है कि सभी देशों को जल प्रॉपरली जो है पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके, और उसकी जो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जल जो है वो बाधक ना आए। जिम्मेदारियां और फोकस क्या है कि संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का अनुवर्ती मार्सुडी भविष्य में वैश्विक जल प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन के परिणामों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। यह क्या होगा कि संयुक्त राष्ट्र 2026 जल सम्मेलन जो है वो होने वाला है, उसकी दिशा में काम करेंगी और सभी के लिए जल सुरक्षित भविष्य को बढ़ावा देंगी। यानी जो है सभी को जो है जल, पूरे सभी देशों को जल मिल पाए और उसका बेहतर प्रयोग हो पाए, उसको बर्बाद ना किया जा सके, ऐसा जो है एक तरह से उनको जो है ये पदभार दिया गया है ताकि वो बेहतर जल प्रबंधन कर सकें। मार्सुडी जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी की बात की गई है, को आगे बढ़ाने के लिए सभी स्तरों पर मजबूत राजनीतिक
आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ सांस्कृतिक सहयोग की वकालत करती हैं। उनकी भूमिका जल संबंधी लक्ष्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने की केंद्रित होगी। विशेष रूप से सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2030 का जो एजेंडा है उसमें सतत विकास लक्ष्य 6 जो है वो जल शामिल है उसमें। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने जो है ये जल पर विशेष जो है ये नियुक्त किया गया है इनको दूत, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो 2030 का एजेंडा है तो SDG डेवलप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 6th जो गोल है वो वाटर को लेकर के है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पेयजल को लेकर के या जल प्रबंधन को लेकर के कौन सा SDG गोल है। तो अलग अलग ऑप्शन दे करके SDG 1 2 3 4 इस तरह से जो है 4 ऑप्शन दे करके जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एपिडा और लुलु ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जैविक उत्पाद का मतलब है जो एक तरह से कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देते हैं और साथ साथ जो है एक तरह से ऑर्गेनिक रूप से जो है उसको फार्मिंग, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जैविक कृषि जो होती है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए और जैविक उत्पाद को कितना ज़्यादा बढ़ाया जाए। जैसे जट्रोफा है तो जट्रोफा प्लांट हो गया तो ये जो है एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ जो है ये उर्वरता को, कृषि की उर्वरता को बढ़ाता है। उसी प्रकार से अन्य जैविक उत्पाद भी हैं। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने वैश्विक खुदरा श्रृंखला लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो एपिडा ने किसके साथ की है घोषणा? ये जारी की है लुलु ग्रुप के साथ। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU के हिस्से के रूप में लुलु ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात में अपने स्टोर में प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो UAE में इसका जो ऑफिस है, सेंटर है, वहाँ पर जो है स्टोर है, तो वहाँ पर ये जो जैविक उत्पाद हैं, प्रमाणित जैविक उत्पाद हैं, उनको एक तरह से लोगों तक ले जाने के लिए या कह सकते हैं एक तरह से उसको जो है प्रदर्शनी को लगाएगा। एपिडा भारत में जैविक उत्पादों जिनमें किसान उत्पादक संगठन FPO, किसान उत्पादक कंपनियां, सहकारी समितियां और लुलु ग्रुप शामिल हैं। इनके भी संपर्क को सुगम बनाएगा। जैविक खाद को किस तरह से यूज़ किया जाए, यूरिया का और जिस कह सकते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि जो उर्वरता है भूमि की वो बनी रहे और कम प्रति हेक्टेयर में जो है उत्पादन क्षमता जो है खाद्यान्न की वो बढ़ाई जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र जो है ये 2026 में जल सम्मेलन होने की दिशा में काम करेगी और सभी के लिए जल सुरक्षित भविष्य को बढ़ावा देंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जल सुरक्षा। कहने का मतलब है कि एक तरह से वाटर सिक्योरिटी को लेके काम करेंगी कि किस प्रकार से हम वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचा सकें और इसको जो है इसके यूज़ को जो है बेहतर बना सकें और इसकी बर्बादी को रोक सकें। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कनाडा ने सबसे बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण व्यवस्था पूरी की। तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने लाइट स्पीड उपग्रह नेटवर्क को विकसित करने और संचालित करने के लिए टेलीसेट के साथ जो है एक वित्त पोषण समझौता किया है। संघीय सरकार 2.14 बिलियन कनाडाई डॉलर का ऋण प्रदान करेगी जिससे टेलीसेट लाइट स्पीड कनाडा का सबसे बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, टेलीसेट नाम है इसका अंतरिक्ष कार्यक्रम का, जो कनाडा का सबसे बड़ा अंतरिक्ष कार्यक्रम कहलाएगा। ठीक है, कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए जो है टेलीसेट लाइट स्पीड कनाडा के समुदायों में इंटरनेट और 5G नेटवर्क को बढ़ाएगा। ठीक है, एक निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह नेटवर्क के रूप में यह सूचना प्रसारण में
विलंबता को कम करेगा। इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोवाइड करी जाती है, तो इन्फॉर्मेशन को जो है जल्दी से प्रोवाइड किया जाए, कितनी तेज़ी से जो है प्रोवाइड किया जाए, किसी न्यूज़ को लेकर के है या फिर कोई बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको जो है करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, तेज़ी से प्रोवाइड करने के लिए जो है इस पर सूचना प्रसारण पर ये काम करेगा। और 2030 तक सभी कनाडाई लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की संघीय लक्ष्य में सहायता देगा। तो इनका जो लक्ष्य है 2030 तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने की, तो उसको जो है एक तरह से सहायता मिलेगी। और इनका लक्ष्य है 2030 में कि बेहतर इंटरनेट जो सुविधा जो है सभी कनाडाई लोगों को मिल सके, वहाँ के नागरिकों को मिल सके, नागरिकों के साथ साथ जो वहाँ पर प्रवासी हैं उनको भी मिल सके। नेटवर्क कनाडा के उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा और देगा और नाटो और नोराड के आधुनिकीकरण प्रयासों में सहायता करेगा। इसके साथ साथ जो है ये जो है इंटरनेट को और इम्प्रूव्ड किया जाएगा, और साथ साथ जो है इसमें जो संगठन जुड़े हुए हैं कनाडा से, उनके साथ कैसे समन्वय बैठाया जाए और किस प्रकार से उन देशों के साथ जो है तालमेल बढ़ा करके वहाँ की जो न्यूज़ है और वहाँ के साथ जो संचार के साधन हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके, और उनके साथ जो है अच्छा जो है एक तरह से तालमेल बैठाया जा सके। 198 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों में से पहला उपग्रह 2026 में लॉन्च होने वाला है। तो लो अर्थ ऑर्बिट कहने का मतलब है कि अर्थ से जो है कम ऊंचाई पर जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट जो है उपग्रह होंगे, सैटेलाइट्स, इनको लॉन्च किया जाएगा, जो कि 2026 में इसकी डेट दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो श्री विजयपुरम जो है इसको बदला गया है नाम को पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर भारत की नौसेना और समुद्री सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के लिए निकट है। तो इंडोनेशिया के लिए या फिर कह सकते हैं जापान के लिए, चाइना है, और उसके साथ साथ जो जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उस वहाँ पर भी जो है ये एक तरह से साउथ ईस्ट देश भी जो कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के, ठीक है, तो उन देशों के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। यह क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा और विकास परियोजनाओं को दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है। तो डेवलपमेंट एंड एक तो दूसरा डिफेंस में ये इम्पोर्टेंट एक तरह से अपना रोल प्ले करता है पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम जो है चेंज किया गया है श्री विजयपुरम, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की मेजर करंट अफेयर्स जो थी वो मैंने आपको बताई। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो हो उसका आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का करंट अफेयर्स यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।